नमस्कार। कभी सोचा है कि इतिहास में कुछ जीतें हार से भी ज्यादा बुरी हो सकती हैं? आज हम बात करने वाले हैं मुगल बादशाह औरंगजेब के शासन के उस आखिरी और शायद सबसे दुखद अध्याय की, जहां एक भूल ने हिंदुस्तान के सबसे बड़े साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी और उसका नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। ये शब्द उस शहंशाह के हैं जिसने लगभग आधी सदी तक हिंदुस्तान पर हुकूमत की, लेकिन अपनी जिंदगी के बिल्कुल आखिर में उसके पास बचा तो क्या, सिर्फ पछतावा। तो सवाल यही उठता है ना कि इतना बड़ा, इतना ताकतवर बादशाह आखिर ऐसे अकेलेपन और अफसोस के अंजाम तक पहुंचा कैसे? देखिए, ये जो इतनी लंबी और विनाशकारी जंग थी ना, ये किसी बहुत बड़ी रणनीति से शुरू नहीं हुई थी। नहीं, इसकी शुरुआत तो एक पारिवारिक मामले से हुई थी, अपने ही एक बागी बेटे का पीछा करने से। तो कहानी शुरू होती है साल 1682 से। हुआ ये कि औरंगजेब का अपना बेटा शहजादा अकबर, उसने बगावत कर दी। और बगावत करके कहाँ चला गया? सीधा मराठा राजा छत्रपति संभाजी महाराज की पनाह में। अब इसी बागी बेटे को पकड़ने के लिए औरंगजेब एक बहुत बड़ी फौज लेकर दक्कन की तरफ बढ़ा। उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि ये सफ़र एक वन वे टिकट है, एक ऐसा सफ़र जहां से वो कभी उत्तर भारत वापस लौट ही नहीं पाएगा। अच्छा, तो दक्कन पहुंचकर औरंगजेब ने सिर्फ अपने बेटे का पीछा नहीं किया, उसने वहां की जो बड़ी बड़ी सल्तनतें थीं, जो सालों से वहां पर थीं, उन पर हमला बोल दिया और जीता भी। जीत तो हासिल कर ली, लेकिन यही जीतें आप मानिए उसके साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील साबित हुईं। औरंगजेब की मिलिट्री पावर का तो कोई मुकाबला ही नहीं था। मतलब सोचिए, 1686 में बीजापुर की इतनी बड़ी आदिल शाही सल्तनत घुटनों पर आ गई और ठीक अगले ही साल 1687 में गोलकुंडा की अमीर कुतुब शाही सल्तनत भी फतह हो गई। ऑन पेपर अगर देखें तो मुगल साम्राज्य अपने पीक पर था, पहले से कहीं ज्यादा बड़ा, कहीं ज्यादा विशाल। लेकिन इन जीतों के पीछे एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिक गलती छिपी हुई थी। इसको समझने के लिए बफर स्टेट का कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। आसान भाषा में समझें तो ये दो बड़ी ताकतों के बीच में एक छोटा सा न्यूट्रल राज्य होता है, एक दीवार की तरह जो दोनों को आपस में डायरेक्ट टकराने से रोकता है। और बीजापुर और गोलकुंडा की सल्तनतें मुगलों और मराठों के बीच बिल्कुल यही दीवार का काम कर रही थीं। और औरंगजेब ने क्या किया? इन सल्तनतों को जीतकर उसने अनजाने में अपने ही हाथों से अपने और मराठों के बीच की वो दीवार गिरा दी। अब कोई बफर नहीं था। मुगल और मराठा बिल्कुल आमने सामने खड़े थे और एक ऐसे युद्ध का मैदान तैयार हो चुका था जो अगले कई दशकों तक हिंदुस्तान की जमीन को लाल करने वाला था। तो चलिए अब उस टर्निंग पॉइंट पर चलते हैं जिसने इस जंग का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी है मराठा राजा छत्रपति संभाजी महाराज की गिरफ्तारी और उनके बलिदान की। साल था 1689। छत्रपति संभाजी महाराज को संगमेश्वर में धोखे से पकड़ लिया गया। उन्हें औरंगजेब के सामने पेश किया गया और शर्त रखी गई, इस्लाम कबूल करो या मौत। संभाजी महाराज ने बिना डरे निडर होकर मौत को चुना, पर अपना धर्म नहीं छोड़ा। और इसके बाद उन्हें जो सजा दी गई वो इतिहास के सबसे क्रूर पन्नों में से एक है। देखिए, औरंगजेब को लगा कि मराठा राजा को खत्म करके वो इस पूरे विद्रोह को कुचल देगा, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। संभाजी महाराज के बलिदान ने मराठों के अंदर एक ऐसी आग जला दी जो बुझने वाली नहीं थी। अब ये लड़ाई किसी एक राजा की नहीं थी, ये बन चुकी थी एक पीपल्स वॉर, जनता का युद्ध, जिसको लीड किया राजा राम और फिर महारानी ताराबाई जैसी महान हस्तियों ने। तो अब कहानी का फोकस युद्ध के मैदान से हटकर उस बूढ़े बादशाह की तरफ मुड़ता है। एक ऐसा बादशाह जो एक ऐसी जंग में फंस गया था जिसे वो कभी जीत ही नहीं सकता था। जब 1707 में औरंगजेब की मौत हुई तो उसकी उम्र थी 88 साल। सोचिए, 88। और उसने अपनी जिंदगी के आखिरी 25 साल यानी एक चौथाई सदी अपने घर से दूर लगातार जंग के मैदानों में भटकते हुए गुजारे। ये जो दक्कन कैंपेन था ना, इसने उसके जिस्म और रूह दोनों को अंदर से बिल्कुल खोखला कर दिया था। और उसके आखिरी सालों में पूरा साम्राज्य अंदर से टूट रहा था। दशकों की लड़ाई ने शाही खजाना बिल्कुल खाली कर दिया था। हालत इतनी खराब थी कि बादशाह के पास अपने ही सेनापतियों को सैलरी देने के लिए जमीन तक नहीं बची थी। इसे ही जागीरदारी संकट कहते हैं। और दूसरी तरफ आम किसान बेचारा टैक्स के बोझ तले दबे जा रहा था, बर्बाद हो रहा था। तो अब जाकर औरंगजेब की उन शुरुआती शब्दों का पूरा मतलब समझ आता है ना? अपनी जिंदगी के अंत में उसको अपनी नाकामी, अपनी गलतियों का पूरा एहसास था।
वो शहंशाह जो पूरी दुनिया जीतने निकला था, वो आखिर में सब कुछ हार चुका था। तो औरंगजेब अपने पीछे एक बिखरता हुआ, टूटता हुआ साम्राज्य छोड़ गया। उसकी जो लेगेसी थी, उसकी जो विरासत थी, वो अपने पूर्वजों से बहुत अलग थी। और ये फर्क सबसे ज्यादा उसकी कब्र में दिखता है। अक्सर कहते हैं ना कि किसी बादशाह की विरासत उसके मकबरे में दिखती है। एक तरफ देखिए औरंगजेब के पिता शाहजहां, जिनका बनवाया हुआ ताजमहल आज भी मोहब्बत की सबसे बड़ी निशानी है। और फिर दूसरी तरफ है खुलदाबाद में औरंगजेब की अपनी कब्र। क्या है वहां? कच्ची मिट्टी का एक मामूली सा ढेर, जो उसकी अपनी ही वसीयत के मुताबिक आसमान के नीचे खुला छोड़ दिया गया। शायद यही उसकी पूरी जिंदगी का निचोड़ था, उसका सार था। औरंगजेब की मौत के साथ ही ये ऑलमोस्ट तय हो गया था कि मुगल साम्राज्य अब नहीं बचेगा। जो नींव वो खुद खोखली कर गया था, उसके बाद आने वाले कमजोर उत्तराधिकारी उसको संभाल ही नहीं पाए। जागीरदारी संकट, खेती का संकट और एक इतना बड़ा साम्राज्य जिसको कंट्रोल करना नामुमकिन हो गया था, इन सब चीजों ने मिलकर मुगलों के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। तो आखिर में बस एक सवाल रह जाता है, सोचने वाला सवाल है, क्या इतिहास कुछ अलग हो सकता था अगर औरंगजेब अपने बेटे का पीछा छोड़कर दक्कन से वापस दिल्ली लौट आता? तो क्या वो मुगल साम्राज्य को इस भयानक अंजाम से बचा सकता था? अब इसका जवाब तो बस इतिहास की गहराइयों में ही दफन है।